नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये लास्ट लेक्चर है। नेहरू एंड एरिया। जवाहरलाल नेहरू हमारे यहाँ के पहले प्रधानमंत्री बने और इन्होंने जब प्राइम मिनिस्टरशिप उठाई तो उसके बाद क्या क्या हुआ, कई सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे। आपको पता ना हो तो आपको बता दूं, हमारी कंट्री में तकरीबन 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। देखिए क्या हुआ, जब बेटा इंडिया फ्री हुआ तो उस टाइम पे हमें तो लगता है कि जो इंडिया का मैप आज हम देखते हैं वो एज इट इज, ये पूरा मैप हमारे सामने ऐसे था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हमारा देश बेटा फ्री होता है तो उस टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। अब ये प्रिंसली स्टेट्स की कहानी क्या है, इसको आप यहीं समझ लीजिए। प्रिंसली स्टेट्स बेटा वो स्टेट्स होते थे जो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी के अंडर नहीं आते थे, बट ये क्वीन की रिस्पेक्ट करते थे और ब्रिटिशर्स के एजेंट्स अपने यहाँ रख लेते थे। 1858 में जब क्वीन प्रोक्लेमेशन आया तो उसका सबसे बड़ा रीजन था कि इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज कैप्चर की थी, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे किंगडम्स को हटाया था और उसे ब्रिटिश इंडिया में मिलाया था। तो जब 1857 की बेटा रिवोल्ट हो गई तो अंग्रेजों को ये पता चल गया कि हम इनके साथ खेल नहीं सकते। अगर हम इंडियंस के साथ इनकी टेरिटरीज में खेल करते हैं तो हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं, आज से हम किसी भी प्रिंसली स्टेट को अब कैप्चर नहीं करेंगे। तो इन्होंने ये कहा कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके राजा अपने एरिया में खुद रूल करेंगे, एक ब्रिटिश रेजेंट रहेगा और जो गवर्नर जनरल है वो वाइसरॉय बन के वहां जाएगा। तो जब हमारा देश आजाद हुआ, जो ब्रिटिश इंडिया था और जो पाकिस्तान में बना, वो एरिया तो ब्रिटिशर्स ने अपने अपने दे दिए, पर जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनको एक ऑप्शन दे दिया, या तो आप इंडिया में जुड़िए या पाकिस्तान में जुड़िए, या आप स्टैंड स्टिल रह सकते हैं। जब फाइनल हुआ माउंटबेटन के टाइम पर 3 अगस्त का डिक्लेरेशन, तो इन्होंने ये कहा कि यार तीनों में से आप कोई भी चीज कर सकते हैं। तो इनको थोड़ा अजीब लगा, 3 जून सॉरी था। इसके बाद इन लोगों ने सोचा कि यार अब क्या होगा, कैसे हम लोग काम करें। तो इस डिसीजन में ये हुआ कि इंडिया जब आजाद हुआ तो इसके यहाँ 565 देसी रियासतें या प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको इनको मिलाना था। बेटा आपको मैंने बोला कि किसी भी कंट्री में अगर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं तो बेटा इस कंट्री को एक कंट्री बनाना बड़ा मुश्किल था। तो जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो हमें देश तो मिला, पर देश हमें टुकड़ों में मिला। एक तो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, दूसरा प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम दे दी गई, वो कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, कोई फोर्सफुल नहीं था। ऑल दो ब्रिटिशर्स ने ये कोशिश की कि इंडिया जितना बड़ा हो पाए उतना बड़ा करें। तो थैंक गॉड माउंटबेटन हमारे साथ थे और जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे महान नेता थे जिन्होंने इसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो चलिए लेक्चर की डिटेल्स में आगे अंदर चलते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ जान लीजिए हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में। जवाहरलाल नेहरू बेटा आपको पता है इलाहाबाद में पैदा हुए। इनके फादर मोतीलाल नेहरू थे, मदर स्वरूप रानी थी। इसके बाद बेटा इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया 1905 में। लंदन स्टडी करने गए लॉज की, उसके बाद लौटे, फिर एडवोकेट की तरह बन गए और इंडियन नेशनल कांग्रेस में जुड़ गए। फिर गांधी जी से 16 में मिले, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में अरेस्ट हुए, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के बने। फिर सेशन कांग्रेस के प्रिसाइड किए, लाहौर सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन्हीं के टाइम पे आया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आए और इनके फादर मर गए इसी टाइम पर। कमला नेहरू 36 में मर गई। इसके बाद कोर्ट अरेस्ट हुआ इंडिविजुअल सिविल सत्याग्रह में। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी 42 में। फिर इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बने, फिर पहले पीएम बने इंडिया के। फिर एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन्होंने बेटा अडॉप्ट किया। फिर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन और प्लानिंग कमीशन इन्होंने सेटअप कराया। फिर पहला जनरल इलेक्शन इन्हीं के टाइम पर हुआ। पंचशील एग्रीमेंट इन्होंने बनाए। फिर इजिप्ट का स्वेज कैनाल इशू पे इन्होंने इंटरनेशनली सपोर्ट किया। पहला एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे इन्होंने बनवाया। और उसके बाद पंचायती राज सिस्टम इनॉग्रेट किया। ऐसे 1959 में इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ साइन की। मिलिट्री एक्शन से गोवा दमनदीप को कैप्चर किया। इन्हीं के टाइम पर साइनो इंडिया वॉर हुई। और 64 में साइनो इंडिया वॉर के बाद और पंसिल सिद्धांत में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने के बाद इनको लगा कि इनके ऊपर अटैक नहीं होगा, तो बहुत पीसफुल लीडर बनते थे। बट उसके बाद इन्हें बहुत दुख लगा जब चीन ने इन पर अटैक किया और ये इतना दुखी हो गए, इतना टूट गए कि आने वाले टाइम पे इनकी डेथ हो गई। आइए, जैसे आपको मैंने बोला कि जब हम बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया की तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, उनके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, जब ये हुआ तो कुछ सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज बेटा इस टाइम पे बनी थी जो कांग्रेस के साथ भी थी और कांग्रेस के साइड बाय साइड चल रही थी और बड़ी पार्टीज थी। तो आइए उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनमें से एक फेमस पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी। इसके प्रोमिनेंट अपोजिशन पार्टी थी ये सबसे बड़ी।
इसमें जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, लोहिया जैसे लीडर थे। जेपी नारायण, नेहरू के बराबर इनकी पॉपुलैरिटी थी उस टाइम पर, और ये 1934 में स्टैब्लिश हुई थी। किसान मजदूर पार्टी, प्रजा पार्टी, जेपी कृपलानी ने कुछ रिवॉल्व, बहुत सारी रिवोल्ट हुई थी कांग्रेस के अंदर, तो जो बागी लोग थे इन्होंने पार्टी जून 1951 में बनाई थी। दो इंपॉर्टेंट लीडर थे, पीसी घोष और टी प्रकाशन। 9 सीट सभी सिक्योर कर पाए थे पहले जनरल इलेक्शन में, और टोटल वोट इन्हें 5.8 मिले थे टोटल वोट के। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, बेटा सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर पार्टी को मिलाकर बनाई गई थी 52 में, और इसका नाम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी रखा गया। इसमें जेपी कृपलानी प्रेसिडेंट, अशोक मेहता सेक्रेटरी बने। बिगेस्ट पार्टी अपोजिशन की थी कंट्री में उस टाइम पर। प्रोमिनेंट सोशलिस्ट पार्टी भी मानी जाएगी और बिगेस्ट आपकी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी मानी जाएगी। इसके बाद सोशलिस्ट पार्टी एक और बनी जिसे लोहियावादी बोलते हैं, राम मनोहर लोहिया ने बनाई थी 55 में। 64 में ये पार्टी प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी में मर्ज हो गई, फिर सेपरेट हुई, फिर दोबारा 71 में मर्ज हो गई। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्टी है। फिर इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, इंडिया में आईएनसी के बाद सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है। अक्टूबर रेजोल्यूशन के बाद रशिया में 1917 में मानवेंद्र नाथ राय ने इसे एस्टेब्लिश किया था ताशकंद में। इसके बाद ये पार्टी इंडिया में आई 1925 बॉम्बे में। फिर जनसंघ, ये पार्टी 1951 में बनी, आरएसएस के अंडर थी। ये एक माना जाता है कि आरएसएस का एक पार्ट थी। इसके पहले प्रेसिडेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने। 1953 में इनकी डेथ के बाद मौली चंद्र शर्मा प्रेसिडेंट बने, बट इन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि लोगों को लगा, सब कहते थे कि आरएसएस की मोनोपोली, आरएसएस इस पार्टी को बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है। फिर इन 1977 जनसंघ मर्ज हो गई बेटा किसमें, जनता पार्टी में। आपको पता होगा जनता पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल बेटा प्ले करती है इंडियन पॉलिटिक्स में। अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो जनसंघ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी मानी जाती है उस टाइम की। इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। हाँ, जेपी मूवमेंट वगैरह सब इन्हीं टाइम पर आपको दिखेगा। तो जनसंघ पार्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फ्यूचर में, क्योंकि ये जनता पार्टी में मर्ज हो जाती है। इसके बाद स्वतंत्र पार्टी बनती है। ये सी राजा गोपालाचारी, मेनू मौसमी, एनजी रंगा और केपी मुंशी मिलकर बनाते हैं 1959 में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी मानी जाती है इस टाइम की। इसके बाद और अगर इंपॉर्टेंट पार्टी की बात करेंगे तो आपको पता है बीजेपी। बीजेपी के अगर आप बेटा ओरिजिन की बात करेंगे तो बीजेपी का ओरिजिन जो है वो जनसंघ पार्टी से ही माना जाता है, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो पार्टी थी। तो इनके रूट आपको पता है आरएसएस से हैं। इसके बाद 1977 की इमरजेंसी में जनसंघ मर्ज हो गई कई पार्टीज में और जनता पार्टी बन गई, जिन्होंने कांग्रेस को हरा दिया 77 में। 3 साल पावर में रहे। फिर जनता पार्टी डिसॉल्व हो गई 80s में, क्योंकि बीजेपी इस टाइम पे जीत चुका था बहुत बुरी तरह। कांग्रेस जीता था क्योंकि इस टाइम पर डेथ हो चुकी थी कुछ लोगों की, तो बहुत बुरी हालत थी, तो पार्टी हटी। इसके बाद फिर 1980 में अटल बिहारी लालकृष्ण आडवाणी और बीरेंद्र सिंह शेखावत, इन तीनों ने मिलकर नई पार्टी बनाई जिसे बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी। ऑल दो 84 का जब इलेक्शन हुआ तो इस टाइम पे इनको बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिली, बट इसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे ये पार्टी भी प्लेटफॉर्म में आने लगी नेशनल इलेक्शन में। लेजिस्लेटिव पार्टी बन गई अपोजिशन की बहुत बड़ी है 1996 में। इसके बाद इन्होंने अपनी मेजर पार्टी बनने के बाद मेजर पार्टी बन के आई। उसके बाद अपोजिशन में बनने से पहले 13 दिन की इनकी सरकार है। अटल बिहारी वाजपेयी, किसी टाइम अटल बिहारी ने कहा था आज आप रो रहे हैं हमारे कम बहुमत को देख के, फ्यूचर में ये चीज आपके साथ भी होगी। तो आजकल नरेंद्र मोदी इस स्टेटमेंट को बहुत उठाते हैं। इसके बाद अटल बिहारी जी प्राइम मिनिस्टर रहे और एनडीए गवर्नमेंट थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं इसको, कई पार्टीज के साथ मिलके। इसके बाद 2014 में फुल मेजोरिटी के साथ फिर से बेटा बीजेपी आई और आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ ये देश में बहुत अच्छा कर रही है। तो कांग्रेस के साथ इंडिपेंडेंस के बाद कुछ मेजर पार्टीज ये बनी। आप भी है तो आप अभी रिसेंट है, बहुत रिसेंट है, उसके बारे में हम बात इसमें नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं, जरा हम देखते हैं प्रिंसली स्टेट्स और इनका टाइमलाइन सारा देख लेते हैं कि आज़ादी के बाद हमारे यहाँ क्या क्या हुआ। तो आइए एक टाइमलाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बाकी चीज़ों पर आएंगे। 1948 में बेटा प्रिंसली स्टेट का यूनिफिकेशन स्टार्ट हुआ। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, इन सब में बहुत प्रॉब्लम थी, इनको अभी हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे। पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, उसके मिनिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने। 49 में नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना। रिकमेंडेशन दिया था यंग एंड हिल्टन कमेटी ने इस चीज का। 1950 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश हुआ। पहली प्लानिंग 51 में स्टार्ट हुई। 51-52 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ फ्री इंडिया का। गवर्नमेंट इससे पहले कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू वर्क कर रही थी। इसके बाद 52 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आए बेटा हमारी कंट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं हमारे देश के लिए। इसके बाद 52 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आए और इसी टाइम पर फोर्ड फाउंडेशन ने
हर डिस्ट्रिक्ट को 1-1 करोड़ दिया, हेल्प सरकार की। इसके बाद 1953 में पहला स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना आंध्र प्रदेश, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ और 29 दिसंबर 1953 को रीऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज की रिकमेंडेशन इन्होंने दी। 1955 में 2 साल की स्टडीज के बाद कमीशन ने रिकमेंड किया और इस टाइम पर 14 स्टेट और 6 टेरिटरीज बन गई। 54 में पंचशील एग्रीमेंट हुआ जवाहरलाल नेहरू ने और जो एनएलआई चाइना के जो प्रेसिडेंट थे इन्होंने मिलकर इसे साइन किया। पीकिंग चाइना में 1958 में साइन हुआ। इसमें कहा गया म्यूचुअल रिस्पेक्ट देंगे एक दूसरे को, टेरिटरी इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी को, और म्यूचुअल नॉन एग्रेशन की पॉलिसी फॉलो के, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, ईच अदर के इंटरनल अफेयर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इक्विलिटी एंड कॉर्पोरेशन होगा, म्यूचुअल बेनिफिट दोनों का, पीसफुल को एग्जिस्टेंस होगा। इसी टाइम पर बेटा हमारे यहाँ फूड ग्रेन्स की भी प्रॉब्लम थी, ब्रोकन इंडिया था, डिवाइड हुआ था, पैसे की कमी थी। तो पीएल पब्लिक लॉ फॉर 80 का एग्रीमेंट है यूएस का, ये 10 जुलाई 1954 को साइन हुआ। इसके थ्रू हमें फ्री में और या सस्ता अनाज मिलना स्टार्ट हो गया। यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैंडनी ने पीएल 40 को फूड फॉर पीस बोला। दिस पीएल 480 एग्रीमेंट रेगुलेटेड बाय यूएस एजेंसी, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसएड इसका शॉर्ट फॉर्म था। इसने रेगुलेट किया था पीएल 480 के सारे रेगुलेशंस को। इसके बाद आप सबको पता है 1955 आता है। 1955 में एक फेमस सेशन होता है इंटरनेशनल कांग्रेस आबादी में। जवाहरलाल नेहरू मोरारजी देसाई के साथ कांग्रेस लीडर होते हैं। एआईसी सेशन डिक्लेयर होती है कि सोशलिस्ट प्लेटफॉर्म पे अब कांग्रेस का गोल होगा सोशलिस्ट। उसके बाद इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। 56 में एलआईसी नेशनलाइज होती है और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो अभी कमेटी पीछे आपको पढ़ाई थी, उसको फाइनल करके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 फॉलो करा दिया जाता है, लागू कर देते हैं। 1957 में इंडिया डेसिमल सिस्टम एक्सेप्ट करती है। अभी से 1 आना, 2 आना, 8 आना, 4 आना, 16 आना चलता था, मल्टीपल ऑफ 8 चलते थे जो आईबीसी के टाइम से चल रहा था। इसके बाद कश्मीर जो है कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया का पार्ट बन जाता है, 370 इसको दे दी जाती है, जिसे 2019 में माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह अपनी कूटनीति से हटा देते हैं। इसके बाद 1958 में डीआरडीओ एस्टेब्लिश होता है, इसका हेडक्वार्टर बेटा बेंगलोर में बनाया जाता है। इसके बाद अगर आप और देखेंगे तो 1959 में चाइना एक रोड बना देती है अस्कई चीन डिस्ट्रिक्ट में लद्दाख के, और ये जो पंचशील सिद्धांत होता है उसको फॉलो नहीं करती, तो यहाँ पे इशू आ जाते हैं। और 1959 में दलाई लामा स्पिरिचुअल हेड होते हैं तिब्बतियन के, इन्हें असाइलम इंडिया दे देता है। 1960 में बॉम्बे स्टेट डिवाइड हो जाता है 2 स्टेट में, गुजरात और महाराष्ट्र, तो 2 फेमस स्टेट बन जाते हैं, गुजरात एक महाराष्ट्र। उसके बाद 1962 में बेटा साइनो इंडिया वॉर होती है और इंडिया इस बैटल को हार जाता है और कोई फाइट नहीं कर पाता फॉर्मली। इसके बाद 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है। आइए इसके बाद हम देखते हैं हमारी कंट्री के साथ क्या था, इंडिया एंड नेबर्स, और जो इंडिया का स्टेट नेम मेकिंग था उसमें। तो आइए त्रावणकोर के बारे में पहले पढ़ते हैं। त्रावणकोर अगर आप देखेंगे तो केरला में एक प्रिंसली स्टेट था, ये त्रावणकोर है। ये यहाँ के नवाब थे, महाराजा थे, जिन्हें चित्रा तिरुनूल बोलते हैं। त्रावणकोर ने ये डिसाइड किया कि भैया इंडिपेंडेंस रहेगा। देखिए इंडिपेंडेंट क्यों रह सकता था, सी था इनके पास, पोर्ट था इनके पास, बाउंड्री इंडिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो सकती थी, एक सेपरेट नेशन बन सकते थे। उन्होंने कहा हमारा ट्रेड, कॉमर्स, एजुकेशन सब अच्छी है तो हम इंडिया में क्यों जुड़े। तो जो यहाँ के दीवान साहब थे सर सीपी रामास्वामी अय्यर, इन्होंने कहा त्रावणकोर फ्री रहेगा क्योंकि इनके पास पॉपुलेशन, एजुकेटेड थी, बूस्टिंग इकोनॉमी थी, नेचुरल रिसोर्सेज थे, कोस्ट लाइन था, स्कोप था मैरीटाइम ट्रेड का, तो ये सारी बेसिक चीजें इनके पास ऑलरेडी थे। तो इन्होंने कहा भैया हमें किसी के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। बट इससे वहां की पब्लिक में कई लोगों ने इसे वेलकम नहीं किया, तो एक बार इन पर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ डेथ का, मारने का, इनको मर्डर एसेसिनेट करने का। इसके बाद इन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड मॉर्टन से कहा कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करेंगे, तो त्रावणकोर ने इंडियन यूनियन में मिलना एक्सेप्ट कर लिया और ये इंडियन यूनियन में मिल गए महाराजा के कहने पे। इसके बाद बेटा भोपाल आता है। भोपाल में सबसे बड़े इशू क्या थे, भोपाल जो है यहाँ पे पॉपुलेशन जो हिंदू थी पर मेजोरिटी जो थी, पॉपुलेशन हिंदू थी मेजोरिटी स्टेट की, बट जो नवाब थे वो मुस्लिम थे, जिनका नाम था नवाब हमीदुल्ला खान, जिन्ना के क्लोज अलाई थे। तो इन्होंने कहा कि भैया ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन अभी साइन नहीं करेंगे। तो भैया इन्होंने डिजायर दी कि ये सेपरेट रहेगा मार्च 1948 तक। नवाब के अगेंस्ट बहुत सारी चीजें लगने लगी, तो नवाब को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो इन्होंने क्या किया, जब ये सारी प्रॉब्लम आने लगी, नवाब ने जितने पॉलिटिकल एमिनेंट पर्सनैलिटीज थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया। फिर इन्हें बाद में छोड़ा नवाब ने, जब बहुत सारा यहाँ पर अनरेस्ट ब्रोक आउट हुआ
और 30 अप्रैल 1949 को इन्होंने मर्जर का एग्रीमेंट साइन कर दिया और भोपाल एक स्टेट की तरह यूनियन गवर्नमेंट में 1 जून 1949 को जुड़ गया। इसके बाद बेटा जूनागढ़। जूनागढ़ बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए रखता है, अगर आप जूनागढ़ को देखेंगे तो गुजरात में ये जूनागढ़ है और पाकिस्तान बेटा यहाँ है, तो डिस्टेंस बहुत था। अगर आप देखें तो बीच भी नहीं था कोई और बीच में लैंडमार्क भी नहीं था। तो जूनागढ़ के जो नवाब थे मोहम्मद महाबत खान, इन्होंने कहा जूनागढ़ जो है पाकिस्तान का पार्ट बनेगा। पीपुल यहाँ के सारे हिंदू थे तो ये इससे अनहैप्पी थे। नवाब ने कहा भाई पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे, तो इन्होंने उनके साथ मिलना स्टार्ट कर दिया और अपनी टेरिटरीज उनको दे दी 15 सितंबर 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत समझाया, नवाब ने कहा भैया हम मरीन से जुड़े हुए हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सी से पाकिस्तान से जुड़े रहेंगे। पटेल ने कहा भाई जूनागढ़ को परमिशन नहीं दे सकती यहाँ पहुंचने की, अगर ऐसा होगा तो गुजरात जो है वहां पे और कम्युनल टेंशन आ जाएंगी। तो जूनागढ़ को चारों तरफ से सराउंड कर लिया जाता है इंडियन फोर्सेस से। पटेल नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, नवाब नहीं सुनते तो एनेक्स कर दिया जाता है। और दिसंबर में तकरीबन यहाँ पे एक प्लेबिसाइट किया जाता है। उस प्लेबिसाइट में क्या होता है, 99.95% पॉपुलेशन वहां की कहती है कि वो किसके साथ जुड़ेंगे, इंडिया के साथ। इसी तरह जूनागढ़ का डिस्प्यूट खत्म हो जाता है। इसके बाद बेटा हैदराबाद आता है। हैदराबाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पर। सर मीर उस्मान अली मुस्लिम रूलर होते हैं, ये डिसाइड करते हैं इंडिपेंडेंट रहने की। अब जाहिर सी बात है हैदराबाद बीच में आ रहा था, इंडिपेंडेंट रहेगा तो इंडिया डिवाइड हो जाएगा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करते हैं। इनकी आर्मी होती है रजकारा, जिन्हें कासिम रिजवी हेड कर रहे होते हैं। नेहरू एक बार टॉक करने की कोशिश करते हैं बट फेल हो जाती है। तो लास्ट ऑप्शन होता है कि भैया चलो अटैक किया जाए। तो सरदार पटेल अटैक करते हैं, इससे पहले यहाँ स्टैंड एग्रीमेंट फॉलो करने की कोशिश करते हैं और ये भी इंडिया भी कहती है चलो स्टेटस क्यू फॉलो करते हैं पर मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे, इन्हें हटा देंगे, बट नहीं समझते ये लोग। और कासिम रिजवी और नवाब जब बहुत हॉस्टाइल होते हैं तो इन पे कैप्चर करने की बात की जाती है। ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है जिसे पुलिस एक्शन भी बोला जाता है। यह सितंबर 1948 में स्टार्ट होता है। 5 दिन के अंदर रजकाज और हैदराबाद आर्मी हार जाती है और ब्रिटिश इंडियन आर्मी इस चीज को फिर बेटा कैप्चर कर लेते हैं। इंडियन आर्मी का एक सब पार्ट बन जाते हैं और इंडिया इसे कैप्चर करके इंडिया में मिल जाते हैं। तो ये आपका है, ये नवाब की जो आर्मी की आपको बात की उसका फ्लैग है और ये हैदराबाद का फ्लैग है। ये नवाब साहब हैं, पटेल साहब हैं, इन दोनों की मीटिंग हो रही है। ये हैदराबाद स्टेट था जिसे बाद में हमने विन कर लिया था। इसके बाद बेटा सबसे बड़ी टेरिटरीज आपकी J&K की आती हैं। J&K बेटा आपको पता है 5 पार्ट थे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट और बाल्टिस्तान। इसके बाद रूलिंग पार्टी जो डायनेस्टी थी वो डोगरा राजपूत थे, रूलर थे महाराजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह कहते हैं कि भैया लोकेशन अच्छी है, तो ये कहते हैं कि भैया हम ना इंडिया में जुड़ेंगे ना पाकिस्तान में। ये स्टैंड स्टिल ट्रीटी साइन करते हैं। J&K में पॉपुलेशन मुस्लिम है, महाराजा जो थे वो हिंदू थे, तो ये कहते हैं कि मैं किसी को साइन नहीं करूँ, न्यूट्रल होऊंगा। तो ये स्टैंड स्टिल ट्रीटी दोनों से साइन करते हैं। इसी टाइम पर वहां पे पॉपुलर मूवमेंट चलने लगता है। शेख अब्दुल्ला का नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी स्टेब्लिश होती है। वो महाराजा के अगेंस्ट होते हैं पर वो पाकिस्तान में नहीं जुड़ना चाहते। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कांग्रेस से अच्छे एसोसिएट होती है। 15 अगस्त को हरी सिंह स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करने की बात करते हैं दोनों कंट्री से और कहते हैं फ्री मूवमेंट गुड्स एंड पीपुल्स का होने लगे। पाकिस्तान इम्पेशेंट बन जाता है। 22 अक्टूबर को ये सेवरल पठान ट्राइब्समैन को अनऑफिशियली पाकिस्तान आर्मी से ट्रेन करा के उनके साथ भेज देता है अटैक करने के लिए। ये स्विफ्टली नॉर्थ को कैप्चर करते हुए बारामुल्ला पहुंच जाते हैं और श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। 24 अक्टूबर हरी सिंह डिमांड करते हैं मिलिट्री असिस्टेंस को। गवर्नर जनरल मना कर देते हैं कि इंटरनेशनल लॉज हमें ये करने की परमिशन नहीं देते और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लीजिए तभी होगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के लिए राजी हो जाते हैं। 24 अक्टूबर को वीपी मेमन साहब जाते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बेटा। 26 अक्टूबर को इनका साइन होता है वीपी मेमन के थ्रू और इसको साइन करने के बाद अब्दुल्ला को वहां का हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया जाता है। गलती जवाहरलाल नेहरू करते हैं जब माउंटबेटन जाते हैं पाकिस्तान मिलने, ये यूएन चले जाते हैं। यूएन में इस बात को रख देते हैं तो यहाँ पे ये होता है कि रेजोल्यूशन होगा और सीज फायर फॉलो होगी। तो पाकिस्तान को कहा जाता है आर्मी हटाने के लिए, पर पाकिस्तान कभी सीज फायर फॉलो नहीं करती क्योंकि एलओसी से वो कभी आर्मी नहीं हटाती। और एक एलओसी ये जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसमें ये पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इनके पास हमेशा रहता है। ये एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम वाला इशू है। पाकिस्तान ने नहीं हटाया तो पीओके वाला कोई इशू नहीं बनता। ये जो है आपका पीओके, इसका ये एक एरिया है बेटा, ये इतना, ये जो आपको दिख रहा है ये एरिया जो है बेटा, ये पाकिस्तान ने पीओके का एरिया चाइना को सीड कर दिया है।
और यहीं पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा था, जैसे सीपेक बोलते हैं, उसके भी अगेंस्ट थे। ये चाइना ने अस्कई चीन का पार्ट है जो इंडिया से इन्होंने कैप्चर कर रखा है। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम था, ये सियाचिन ग्लेशियर आपको दिख रहा है, तो ये चाइना पाकिस्तान को जोड़ता था। तो ऑपरेशन मेघदूत इंडिया ने किया था और सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर कर लिया था। जैसे कहा जाता है ना, सियाचिन ग्लेशियर बहुत बड़ा इशू है, तो आज भी सियाचिन ग्लेशियर बहुत बड़ा इशू है। और ये कैप्चर जब से किया है तो इंडिया कम से कम सिक्योर है अपनी जगह पर। इसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट्स चाइना के साथ भी चलती, ये सारा एरिया जो है बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ। ये और अरुणाचल प्रदेश पे भी अपना कैप्चर करने की बात करते, तिब्बत को उन्होंने लीगली कैप्चर कर ही लिया था। तो आज भी ये प्रॉब्लम हमारे साथ है। तो आज़ादी के बाद JNK एक ऐसा इशू था जो इलीगली और लीगली दोनों मैनर में अलग अलग चलता था, बट लीगली वो हमारा पार्ट है। और 2019 में हमने 370 को हटाकर POK को भी अपना पार्ट बनाने की बात कर दी। अभी रिसेंटली आपको पता है कि वेदर फोरकास्ट भी दिल्ली करने लगा है POK का। अभी जब इन्होंने बोला था चाइना ने कि भाई अस्कई चीन हमारा पार्ट है, तो इंडिया ने स्ट्रेटली कह दी ये भी हमारा पार्ट है। इनिशियली जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर भी ये बात हुई थी, बीच में भी जब बात हुई तो हमने अस्कई चीन को अपना ही पार्ट बोला, हम इसके अगेंस्ट कभी नहीं खड़े हुए। तो इस तरह ये मूवमेंट भी खत्म होता है। अब आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा अस्कई चीन, ये जो पार्ट है हमारा, ये चाइना मांगता रहता है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं हमारे। तो ये सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। मैकमोहन लाइन को ये कभी नहीं रिस्पेक्ट देता। और आप अगर आज भी बात करेंगे तो भूटान का भी कई सारी टेरिटरीज हैं जो इसने कैप्चर कर रखी हैं, तो इंडिया इसकी हमेशा भूटान का सपोर्ट करता है इस जगह। तो ये कभी इंटरनेशनल इशू भी बहुत बड़ा आया था इस पर। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इतने थे जो हमारे प्रॉब्लम वाले इश्यूज थे जो हमें ख़त्म करने थे 1964 तक। इतना आपको पढ़ना है, इस एग्जाम में आपके 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी अब इशू ये आता है कि भाई अब क्या करेंगे, हिस्ट्री हमारी खत्म हो गई, तो अब आपको जैसे पता है IAS और PCS का क्वारंटाइन के बाद पेपर आ जाएगा। ये लॉकडाउन जैसे खत्म होगा तो IAS और PCS के लिए अब हम स्पेशल बैच स्टार्ट करेंगे। एंशियंट का मैं आपको स्पेशल बैच दूंगा और ये गारंटी दूंगा कि उससे आपका पक्का एग्जाम में फंसेगा, फिर मिडिवल फिर मॉडर्न। तो इसका हम 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर्स तैयार करेंगे। कल से आपको भी वो पोस्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये लेक्चर आपका थोड़ा लेट आया, इसके लिए सॉरी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें टेलीग्राम पे भी लाइक कर लें और फेसबुक लिंक दिया उसे भी लाइक कर लें। चैनल अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि हमारे पास लाइक सब्सक्राइबर बढ़े और हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।